समाज सेवी साडे विच आ चुके हैं। आपां इन्हां दा हार्दिक स्वागत करते हैं और नाल साडे बैठे DS गिल चेयरपर्सन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मिस्टर दत्त फ्रॉम जैतो जिहड़े कि बहुत ही तनदेही दे नाल ऑर्गैनिक खेती दे विच यतनशील है कि जिहड़ी प्रवेलिंग खेती आ जिहड़ी कि बहुत इंटैंसिव हो के पैसटीसाइड कैमीकल और ये जिहड़े मेन स्रोत है जिन्होंने आपां गुरुआं दा दर्जा दिता है वो पलीत हो गए मलीन हो गए। और त्रासदी ये है कि जिहड़ा साडा बैकबोन है पंजाब दी खेती प्रधान सूबा है उहदी खेती करन वाला प्रोड्यूसर किसान वो फाहे लै रहा है और उहदी जिहड़ी है आर्थिकता इन्ने नगार च आ चुकी है। ना बच्चों नूं विद्या ना वो कोई अपने समाजिक काम उहदे च कर सकदा है, कर्जे थले दबिया किसान। और जो अज दा ये अपना विशा हैगा जहर मुक्त खेती ते सुरक्षा खुराक साडा मौलिक अधिकार कि सेंटर का की रोल है स्टेटां का की रोल है और अपन किसानी का या पंजाब का जिहड़ा खेती का की रोल मॉडल होना चाहिए जिहदे च अपने समूह जिहड़ी है चाहे प्रोड्यूसर है या अपनी समूह लकाई जिहड़ी इहदी कंज्यूमर हैगी है वो किवें अपने इंटरस्ट सेव कर सके किवें ये रह सके जहर मुक्त खुराक खा सके ते जिहड़ियां भयानक बीमारियां कैंसर जिहियां बीमारियां दा शिकार हो रहे हैं उन्हां तो किवें बचिया जा सकता है। जो डॉक्टर रणजीत सिंह जी जिहड़े डीन एग्रीकल्चर रिटायर्ड है जिहड़े कि बड़े उच्च पाए दे लिखारी और समाजिक प्रॉब्लमां नाल धार्मिकता के तौर पर तुसीं अक्सर इन्हां दे लेख पढ़ते रहते हो। ये डॉक्टर रणजीत सिंह जी नूं बेनती करदा कि ओह इत्थे स्टेज ते आउण। डॉक्टर रणजीत सिंह कदे पंजाब चोटी ते सी 10% तो भी वध साडी विकास दर रही है। अज ये 2 तो थले है कई सालों तो जदों कि दूजे कई सूबे साथों अगे लंघ रहे हैं। और दूसरे पासे ये देखिए जिन्ने कैमिकल्स ने बहुत महंगी खेती इस करके हुई है कि पंजाब सब तो वध है। नदीन नाशक तुसीं जानते हो स्प्रे करते हैं जिन्नी सारे हिंदुस्तान च वरती जाती है अद्धा हिस्सा केवल पंजाब च वरत्या जाता। हालांकि पंजाब बड़ी मुश्किल ना 2% रकबा पंजाब का सारे देश का। और असी बड़े माण नाल कहते रहे जी असी प्रति एकड़ जिहड़ा कैमिकल फर्टिलाइजर ने खादा वो सब तो वध पाउने हैं। जहरां दी वरतों असी सब तो वध पाउंदे हैं। असी हरे इनकलाब नूं जन्म दिता ठीक है जन्म दिता उदों लोड़ सी देश की भुख नूं मिटाया संभालिया पर वो तो अगे कित्थे जाना उहदे बारे कोई बहुता सोचिया नहीं गया। दूध और सब्जियां कणक झोना का पता भी सरकार नूं लोड़ आ उन्होंने खरीदना ही खरीदना भावें कुछ हो जाए कुछ आपा भी उहदे नाल की होया बंदा निसल हो गया बढ़दा ही नहीं किसान उत्थे। जदों वेला बंदा हो जाए वो कुदरती शैतान का घर हुंदा जिन्हें तड़के उठ के जोता लाउणा 1 बजे ताई रोटी खा के फिर शाम नूं पट्ठे वढ़ने आ उन्हें तो दूध का गिलास पीता सौ जाना। जिहड़ा वेला जिमीदार उन्हें ही करना 11 बजे उठना जागना मोटरसाइकिल चक्या चल शहर नूं सारा दिन उत्थे चाह पानी पीता आउंदे होए राह चों ठेके तो बोतल फड़ लिआंदी भी नींद नहीं आउंदी दारू पी के सौना तां नींद आउंदी है फिर 11 बजे उठना वो बढ़दा ही नहीं। तुसीं भी सुनिया होना भी डड्डू जिहड़े आ ये बहुती रिसर्च जिहड़ी आ वो डड्डूआं ते हुंदी आ आदमियां तो होण तो पहलां जहरां दा असर उत्थे ही देखदे आ भी किन्ना कुछ हुंदा कि नहीं हुंदा घट हुंदा कि नहीं ते इस करके इहदी वर्ल्ड मार्केट है। वो कहते भी लंडन च एक बार मैं उत्थे जा पढ़दा सी ट्रेड फेयर लग्या डड्डूआं दा ट्रेड फेयर सारे मुल्कां ने आपो अपने स्टाल लाए व्यापारी आए मशहूरी सी भी जिहड़े इंडिया के डड्डू ने बड़े चुस्त होंदे वधिया होंदे काम लई। एक बड़ा व्यापारी कहते देखदा आ रहा सारे स्टालों से जदों इंडिया के स्टाल ते पहुंचा वो डड्डू देख के कहता नहीं बई मैं तो सुनिया जी थोड़े डड्डू बहुत वधिया होंदे ये तो बिल्कुल निकम्मे आ। जिहड़ा स्टाल ते खड़ा वो कहता नहीं जी निकम्मे कित्थे हैं साडे डड्डू तो बहुत चुस्त हैं
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰੇ ਜਾਰ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਡੱਡੂ ਹਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਡੱਡੂ ਬੜੀ ਚੁਸਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ, 2 ਡੱਡੂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਮੂਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਉਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ 9 ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1-2 ਕਿਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਪੁਣਾ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਵੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆਉਣ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਾਂਗੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਦੱਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਈਵਨ ਦੈਨ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਥਾਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। 1969-70 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਘਟਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਿੰਜਰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਨਿਕਸਨ ਕਿਸਿੰਜਰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਨਿਕਸਨ ਕਿਸਿੰਜਰ ਡਾਕਟਰਿਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਓਪਨ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਕਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫੂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫੂਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਂਡ ਰੋਲ ਕੱਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਰੋਲ ਕੱਲਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ?
एक सॉफ्टवेयर किस पैंदा लैपटॉप कंप्यूटर च। एक घर च जिन्ने जी होंदे ने क्या उन्ने लैपटॉप कंप्यूटर होंदे ने नहीं होंदे। ਉਹਦੇ ਚ किन्ने लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया की पापूलेशन का 3%। 3% आबादी कंप्यूटर इस्तेमाल करती है और 3% आबादी जे तुहाडे घर च कईयां दे घर कंप्यूटर होएगा, मेरे को भी होएगा, मेरा तो नवा लिता इस करके ओरिजिनल पई है माइक्रोसॉफ्ट की विंडो, ओरिजिनल नहीं पायरेटेड वर्जन लैने आ। दुनिया की 1% आबादी 5 साल च एक बार जिस चीज़ में इस्तेमाल करती है, 2 साल च एक बार जिस चीज़ में इस्तेमाल करती है, उन्होंने वेच के दुनिया का सब तो अमीर आदमी बनया। रोटी 3 टाइम खावांगे ਆਪਾਂ और घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਭਜਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। अगर वो IPR मैं रोटी से जोड़ दूँगा, क्रॉप से जोड़ दूँगा, सीड से जोड़ दूँगा, मैं कितने नोट छापांगा समझो जरा। और इस करके दुनिया की जी सीड कंपनियों का जरा टर्नओवर है और भारत सरकार के बजट के नालों ज़्यादा वड्डा है। दुनिया के 52 डेवलपिंग नेशनस का बजट एक पासे, कली मोनसेंटो का बजट एक पासे। कली मोनसेंटो का संधू साहब जरा बजट है, एनुअल जी टर्नओवर है, इट इज़ इक्वल टू 52 डेवलपिंग नेशनस। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੀਡ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ, BT ਕਾਟਨ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ BT ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਕਲੀ BT ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੰਬਰ 2 ਦਾ BT ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਵੈਜ਼ਨਾਈਜ਼ਰ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ कि भाई तेरे गुजरात नकली BT कॉटन विक रहा, ये करके साडी मोनसेंटो नाम की कंपनी का जो पेटेंट राइट है वो इनफ्रिंज हो रहा। स्टॉप दिस बिजनेस ऑफ नकली BT, अदरवाइज असी गुजरात में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बंद कर देवांगे। फस्ट टाइम इंडियन हिस्टरी च होया कि एक विदेशी राजदूत ने एक मुख्यमंत्री को डायरेक्ट फोन करके धमकी दी कि कहते कि बीजा वास्ते दी, सीड्स वास्ते दी। सो सीड्स विद IPRs इज अ बिग बिजनेस। सानू समझण की लोड़ हैगी है। बहुत चीज़ां फंडे बदल गए ने। 2 एग्जाम्पल देवांगा। जॉर्ज बुश साहब अपने राष्ट्र आखिरी वारी जो सी राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए सी, गिल साहब को शायद ध्यान च होवे, जॉर्ज बुश हिंदुस्तान भर च घूमे, बड़ी जगह गए। जॉर्ज बुश साहब एक होर जगह गए सी हैदराबाद, और हैदराबाद जाके चार मीनार नहीं देखी, निज़ाम हैदराबाद की ज्वैलरी नहीं देखी, उन्होंने उत्थे NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सीड बैंक वेख्या सी। द अमेरिकन प्रेजिडेंट हैज़ इन्वेस्टेड 1 कंप्लीट डे to visit the seed bank of NG Ranga Agriculture University हैदराबाद। सत्ता बदल गई, ये आगे दूजे अपने ओबामा साहब, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन सी? हेनरी क्लिंटन पहली बार हिंदुस्तान आई, सब जगह घूमी, सब जगह कटसी कॉल की। उन्हें 6 घंटे कितने बताए सी? पूसा इंस्टीट्यूट च। कितने सी? सीड बैंक, नैशनल सीड बैंक च। अमेरिका का राष्ट्रपति आता है, वो सीड बैंक विजिट करता है। अमेरिका का विदेश मंत्री आता है, सीड बैंक विजिट करता है। बट दैट बिजनेस, ਇਹਦਾ मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब चीज़ां कुछ हो रही ने और असी उस चीज़ फंसे हुए हैं, पैराडाइम पूरा बदल गया। इस करके मेरी ये बेनती है, सानू इस पूरे चीज़ ਨੂੰ नवे कॉन्टैक्सट ਵਿੱਚ विचार करना पेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी कितनी है कितनी नहीं है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द ओनली वे आउट टू डिफेंड अवर इंडिपेंडेंस, टू डिफेंड अवर सॉवरेनिटी, फूड सॉवरेनिटी। कोई और रास्ता नहीं है उस तो इलावा। इस करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਪਈ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ BT ਬੈਂਗਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ BT ਬੈਂਗਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ GSE ਨੂੰ RTI ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ, ਬਾਇਓ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। GSE ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। GSE का जवाब सी, इट इज़ ट्रेड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ मोनसेंटो, वी कांट शेयर। केस गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला के कोर्ट में, उन्हें क्या शेयर द डाटा मना किया। दिल्ली हाई कोर्ट केस गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या, नो ट्रेड कॉन्फिडेंशियलिटी इज ओवर एंड अबाउट द हेल्थ ऑफ पीपल, शेयर द डाटा। फिर डाटा मिले, जे इन्ना ही सेफ सी तो वैबसाइट पर पा दो यार, दे दो। सानू 14 महीने लड़ना पिया, 14 महीने तो बाद डाटा मिलया। और जो मिलया तो जिन्हें 6 जीवां ते टेस्ट होए सी, 6 ਦੇ 6 जीवां दे ब्लड थ्रोमिन टाइम दी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हो गई सी। छुपाते ने ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बस मैं इन्ना कहना चाहांगा, अज असी ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक एस्पैक्ट की गल करना आए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ पॉसीबल। मैं इन्ना कहांगा
कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सफल हो सकती है, सिर्फ एक सवाल है मैं करके अपनी गल खत्म कर रहा वो है हिंदुस्तान के अंदर मोटे तौर पर सरकारां एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सारे स्टेटां दे सब मिला मिलू के कोई और सबसिडियां मिला के सब तरह दियाँ कोई 8 लाख करोड़ रुपया साल का खर्च होता है। एंड आउट ऑफ दिस 8 लाख करोड़ रुपीज़ नॉट इवन 1% was ever spent on organic farming research। 100 करोड़ रुपए तो बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिसर्च से खर्च नहीं होता। सो 100 करोड़ वर्सेस लगभग 8 लाख करोड़ मोटा मोटा। दूजे पासे हिंदुस्तान 6 लाख एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट सेक्टर 100 साइंटिस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग तक काम नहीं कर रहे, नॉट इवन 50। एक नाम दसो पंजाब के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग डेडिकेट, एक नाम दसो। हिंदुस्तान 25 सरकारी क्षेत्र के साइंटिस्ट 28 स्टेटा ने 28 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट गवर्नमेंट सैक्टर के ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रिसर्च नहीं कर रहे। दूजे पासे 6 लाख एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है कैमिकल फार्मिंग को प्रमोट करने वास्ते, उन्होंने प्रोटेक्ट करने वास्ते, उसकी एक्सटेंशन वास्ते। तुम कैमें मुकाबला कर सकते हो? मुकाबला नहीं है, कोई तुलना नहीं है एवें दी। सानू लैवल प्लेइंग फील्ड दो, असं कहने आ जाओ मैदान बिल्कुल चैलेंज देके कहने संदर्भ बदले ने, कॉन्टैक्सट बदले ने, रेफरेंसेस बदल गए ने और एक नवे पैराडाइम का विचार करना पेगा ਤਾਂ ਅਸੀਂ बचेंगे। ए नवे पैराडाइम के नाल इस चीज़ तक चलने की लोड़ है। सो नाउ ओवर टू कपिल, आइए। सत श्री अकाल। मंचस्थ महानुभाव, सज्जनों, देविया, धर्म की संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में मूल्यों को समाज में स्थापित करने वाली संस्था में हम विज्ञान, हाईटेक विज्ञान और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। शायद बहुत कम बार ऐसी बात होती है। ये खुलापन, इस प्रकार से मुद्दों को समझना वो बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को नमस्कार करता हूँ। सोसाइटी में सुख देने की बहुत सारी जिम्मेवारियाँ बहुत सारी संस्थाओं की होती है। समाज को सुख देने की, हैप्पीनेस, विज्ञान है, सामाजिक संबंध है, सामाजिक संस्थाएं हैं, अध्यात्म और धर्म की संस्थाएं हैं। तो साथ में मिलके मानव समाज को सुख देने का प्रयास करते हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। न सिर्फ पैसे से सुख आता है, कुछ बुनियादी बात है और जो भारतीय संस्कृति से निकले हुए हर धर्मों में अलग अलग तरीके से कही जा रही है। विज्ञान कितना भी कह दे, मगर अगर धर्म, मूल्य, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, कल्चरल वैल्यूज़ अगर उसको ठीक से एक्रीडेट नहीं करते, उस चीज़ को स्क्रीनिंग नहीं कर लेते, तो विज्ञान काम का नहीं है। ये चीज़ हमें 2-4 अनुभवों से भी समझ में आनी चाहिए। आपने मैड काउ डिसीज के बारे में सुना? मैड काउ कुछ लोगों ने सुना है। 1990 के करीब में इंग्लैंड में गायें पागल होने लगी। इंग्लैंड में और यूरोप में, अमेरिका में भी ज़्यादातर गायों को मांस के लिए, बीफ के लिए उसकी खेती होती है, बड़ी की जाती है। 30 महीने में 300 पाउंड का वजन होता है, फसल तैयार होती है, कत्ल खाने में जाती है। गाय कत्ल खाने में जाती है। बीफ का खाना उनकी संस्कृति में कोई गलत बात नहीं। वो पीक भी खाते हैं, कोरिया जाएंगे तो बंदर भी खा लेते हैं, केंचुआ भी खा लेते हैं, कुछ भी चीज़ खा लेते हैं। हर चीज़ की वैल्यू सिस्टम है, हर जगह की एक वैल्यू सिस्टम है। 1992 से गायें पागल होने लगी, लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पागल होने लगी। ये पता चला गाय ऐसे पागल कैसे हो सकती है, जिसकी कोई दवाई नहीं, कभी ये डिसीज देखा नहीं,
बहुत संशोधन किया। पता चला कि उसके मस्तिष्क में जो दिमाग रहता है वहीं पे कुछ स्पॉन्जी फॉर्म, कुछ गुदगुदा सा बनता है। उसके बाद रिसर्च हुई, पता चला उसकी वजह ये थी कि गायों ने कैराकस खाया, कत्ल खाने का कचरा खिलाया गया। जहाँ पे गाय भैंस सुअरों की कत्ल होती है, वहीं से आदमी के लिए बाजार में चलने वाली चीज़ गई, जो बच गया वो सस्ते प्रोटीन के लिए गायों को खिलाया गया। कभी कोई सजीव, अध्यात्म की बात नहीं है, सिक्स्थ सेंस है, कोई सजीव अपना मांस खाता है? गायों को खिलाया गया। ये किसने कहा? ये कहा वैज्ञानिकों ने, इसमें प्रोटीन है। ये कहा बाजार ने, ये सस्ता है। ठीक है, बाजार, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की अनुमति मिल गई, वैज्ञानिकों की अनुमति मिल गई, खाया। उसके 5-7 साल के बाद लोगों को मैड काउ डिसीज होने लगा, जिन्होंने बीफ खाया था। ये देखिए हमारी खुराक का जो कल्चर रहा है उसमें कुछ फर्क आने से क्या फर्क हो सकता है, कुदरत कैसे जवाब देती है। बाद में ये माना गया कि 1970 से ब्रिटेन में ये तरीका शुरू हुआ कैराकस खिलाने का। तब से जितनी भी गाय है वो डिसीज़ को कैरी करती है, और कहीं पे भी कभी भी उस बीफ को खाने वाले को मैड काउ हो सकता है। आज करीब 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, और ये जैसे ही ध्यान में आया बीफ का पूरा एक्सपोर्ट बंद हो गया। 15 लाख गायों को इंसिनरेट, जला दिया गया, क्योंकि वो डांट भी नहीं सकते उसको, क्या करें, जला दिया, धुआं बना दिया गया 15 लाख गायों को। ये हिस्ट्री है। क्या धर्म संस्था उसको मान्य करेगी क्या? बचपन में मैं गुजरात के गांव में रहा, और गोबर के प्लास्टर, क्या कहते हैं उसको, लेपना, उसी के घर में हम भी रहे। बचपन में गांव के लोग रहते थे, उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं था, यहाँ की भी स्थिति उसी समय। और डीडीटी छिड़कवाने के लिए लोग आते थे, उन्होंने डीडीटी का इस्तेमाल जिक्र किया। 2 काम हो जाते थे, मच्छर बढ़ जाते थे और सफ़ेद लग जाता था। आप में से जो भी 50 साल से बड़े हैं, 40 साल से बड़े हैं, उनको पता होगा कि सारे हिंदुस्तान के गाँवों में डीडीटी का छिड़काव होता था। सफ़ेद पाउडर लेके, पंप लेके आते थे, अच्छा लगता था। 2 लोग गांव में ऐसे थे, वो कहते थे नहीं, छिपकली मर जाती है, मकड़ी मर जाती है, चकली मर जाएगी, नहीं, मुझे नहीं छिड़कवाना। उसका क्या उसूल उसको मना कर रहा था? उसका उसूल ये था कि प्रकृति के प्रति मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं इसको ऐसे नहीं मार सकता। मुझे मलेरिया हो जाए तो चलेगा, मगर ये मकड़ी ऐसे मैं नहीं मार सकता। चबूतरे करवाए हमारी संस्कृति में। तो ये धर्म के कुछ उसूल रहे जिसने विज्ञान को रोका भी। उस घर में डीडी का छिड़काव नहीं हुआ। वो गांव का मुखिया, प्रिंसिपल, ग्राम सेवक, वो क्या क्या कहता था, ये पिछड़े रहे, ये बैकवर्ड रहे। विकास आ गया, विज्ञान आ गया, सरकार मुफ्त में डीडीटी छिड़कवा रही है, मगर ये लोग सुधरते नहीं। व्याख्या बदल गई, विकास की व्याख्या बदल गई। बहुत सारी दवाइयाँ, नोवाल्जिन 50 साल तक इस्तेमाल की हमने, अभी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हिंदुस्तान में बैन हुई। डाइक्लोफेनाक सोडियम पेन किलर आज भी इस्तेमाल करते हैं आदमी के लिए। एनिमल वेटरनरी यूज में बंद कर दिया, क्योंकि उससे वल्चर मर जाते हैं। वल्चर के ऊपर प्रकृति की पूरी श्रृंखला में हमने ऐसी खिलवाड़ कर दी जो सालों तक के इस्तेमाल के बाद पता चलता है कि गाय भैंस के लिए कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, मगर गाय भैंस के मृतदेह पर जीने वाले वल्चर खत्म हुए, प्रतिबंधित। एक ज़माना था जब सगर्भा महिलाएं
जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, एक्सरे निकलवाती थी बच्चे की स्थिति जानने के लिए। एक समय आता है जब पता हो चलता है कि नहीं यार, इससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम। नई टेक्नोलॉजी आई, सुधरो, सिखाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये केमिकल एग्रीकल्चर के पूरे विज्ञान का अनुभव करने के बाद आई हुई सबसे ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। कोई कहता है ये 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, नहीं। उस समय बायो कंट्रोल एजेंट नहीं थे, जाने नहीं गए थे। ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोडर्मा, गोबर गैस प्लांट, कैंचुओं का साइंस उस समय नहीं डेवलप हुआ था। इन सारे चीज़ों को, साइंस को, उसकी होलिस्टिसिटी को, इकोलॉजिकल साइंस को साथ में मिलके अगर हम एक नई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी पिंगलवाड़ा के फार्म पे जाके आया। आप सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि जाके देखिए बिना केमिकल खाद, पेस्टिसाइड कैसी फसल उगाई जाती है। विज्ञान की बात है ये धर्म के साथ साथ विज्ञान। ये ऐसा विज्ञान जो धर्म के उसूलों, सजीवों के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति सम्मान, प्रकृति के संबंधों के प्रति सम्मान। अब हमने विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा देख लिया। हमने देखा इसी से बड़ा बाजार तैयार कर सकते हैं, उसी में चल पड़े। उस समय आवश्यकता थी। मैं पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं करता, मगर आप सबको पता है कि आज की स्थिति क्या है और उसी स्थिति का मूल्य, उसके मूल्य क्या थे। उसके मूल्य ये थे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब अक्रॉस द नेशन। ज़्यादा पकाओ, जैसे ज़्यादा मुनाफा होगा, और उस ढेर करने के लिए प्रकृति की जितनी भी कीमत देनी पड़े देने के लिए हम तैयार थे। हमको उस समय पता नहीं था कि इतनी कीमत देनी पड़ेगी। इस पूर्व भूमिका के साथ मुझे आपसे कुछ बातें रखनी है, और मैं चाहता हूँ कि धर्म संस्था में, मूल्यों की बात करने वाली संस्था में इन मुद्दों के ऊपर बहस हो। ये सिर्फ न माना जाए कि किसी ने ये कह दिया या किसी ने ये कह दिया इसलिए ठीक है। ये कथा नहीं है, ये एक सोच है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी सोच से एक अपना अभिप्राय बनाओ, और वो सोच में सिर्फ पैसा नहीं रहेगा, ध्यान में सिर्फ विज्ञान नहीं रहेगा, समाज भी रहेगा, आने वाली पीढ़ी भी रहेगी, और प्रकृति के और अंग भी रहेंगे। उस पूरी सर्वांगता से सोचने के बाद हिंदुस्तान के लोगों को, किसानों को, कंज्यूमर्स को, महिलाएं हैं, अपने किचन में कैसा फूड ले जाना चाहती है। ये 50 साल के केमिकल एग्रीकल्चर के अनुभव के बाद प्रोग्रेसिवनेस क्या है, विकासशीलता क्या है। एक बहुत अच्छी रपट अभी आई है, अर्ली लेसन्स, अर्ली वार्निंग्स, लेट लेसन्स। ऐसी चीज आती है, वार्निंग बहुत पहले मिल जाती है, मगर हम जो इसमें से सीख लेते हैं वो सालों के बाद। 1939 में नोबेल प्राइज डीडीटी को, 1972 में प्रतिबंध यूएसए में, 1984 में इंडिया में। 50 साल का मैंने कहा नोवाल्जीन, डाइक्लोफेनाक सोडियम, थैलिडोमाइड करके एक दवाई थी सगर्भा महिलाओं के लिए, जो सुबह में नौसिया होती है उसको रोकने के लिए। सालों तक सगर्भा महिलाओं को कंपनियों ने अपना रिसर्च दवा के दिया, और उससे जो बच्चे आए जिसको थैलिडोमाइड बेबी कहा गया, जिसमें उनके हाथ नहीं थे, प्रतिबंधित किया गया। तो कंपनियां अपने मुनाफे के लिए रिसर्च को दबाती है। और आज क्या हम भी 50 साल पहले पुराने दिमाग वाले हैं, जिसमें आज भी हम उन्हीं व्यवस्था के भोग बनते रहेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब, आने से पहले कभी भी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का नुकसान होगा एक शिविर कहीं पे नहीं लगा था, क्योंकि हम अबूझ थे, विज्ञान इतना नहीं विकास हुआ था, कोई मैसेज लेके आने वाला नहीं था। अब हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी समझ पाते हैं, तो अभी भी वो 50 साल लेगा क्या, जब से अर्ली वार्निंग्स, लेट लेसन, फिर भी 50 साल, तो हमारा प्रोग्रेस नहीं है। अभी अर्ली वार्निंग, अर्ली लेसन होना चाहिए। 50 साल की आवश्यकता नहीं है। आपका विज्ञान अगर नुकसान बताता है तो आपको 5 साल में सीख लेना चाहिए। दिस इज प्रोग्रेसिवनेस। बाजार कहेगा अरे लाओ यार, बहुत बड़ी बात है। हमने फर्क किया है। 100 साल पहले दूध का बिजनेस नहीं था, छाछ का बिजनेस नहीं था, गाँव में बांटते थे लोग, वैल्यू सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बदल गई।
गाय का दूध छाछ बेचने लग गए। हो सकता है 100 साल के बाद माता के दूध का क्या होगा पता नहीं। कहाँ ले जा रहे हैं हमें? बाजार कहाँ ले जा रहा है? विज्ञान कहाँ ले जा रहा है? ये विज्ञान के नाम पर मूल्यों का ह्रास है, विज्ञान के नाम पर मुनाफे की दौड़ है, ये विज्ञान के नाम पर प्रकृति का विनाश है, विज्ञान के नाम पर कंट्रोल है। मैं कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को खड़ा करने के लिए आती है ताकि हम उनके बाजार के ग्राहक बने रहें। बहुत सारे विकल्प खड़े हैं, अलग अलग रास्ते हैं इल्लियों को निभाने के, इल्लियों से या पेस्ट से क्रॉप को बचाने के। वो सेफ रास्ते पे नहीं जा रहा है। मगर किसी ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली ना, एस्किमो को फ्रीज बेचा जाए, डेजर्ट में जाके आप गीज़र बेच दो, ये टेक्नोलॉजी है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन मुद्दों को ऊपर एक प्रोग्रेसिव थॉट के रूप में यहाँ पे अगर डी एडिक्शन सेंटर चल रहा है तो एक सोसाइटल कंसर्न है ना। उसी प्रकार से आने वाले जोखिमों के बारे में अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? धन्यवाद। थैंक यू वैरी मच कपिल जी। और ਹੁਣ DS ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। DS ਗਿੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰਾ ਪਪਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਬੜਾ ਚਿੰਤਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਆ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜੀਨਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਫੂਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵਧੀ ਜਾਣਾ, ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁ ਕਰੀਏ ਤਰੱਦਤ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਬਦਲ ਕੇ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਮੱਝ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ 200 ਸਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਰੁਪਏ 30,000 35,000 ਦੇ ਕੇ ਉਦੋਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਕੁਛ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਕੀ ਆ? ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 5 7 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਖੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਐਗਰੋ ਬੇਸਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਟਰੇਡਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਡਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10-20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਓਵਰਆਲ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਭਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਦਈਏ ਧਰਮ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਟਰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। IHRO ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।